वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम लोग पढ़ रहे थे एनआईएसएम का सिक्योरिटीज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स का डेरिवेटिव इक्विटी डेरिवेटिव्स का पीडीएफ। उस पीडीएफ में हमने पहला वीडियो ऑलरेडी बना लिया था और उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हमने ये सीखी थी। हाउ डिड द डेरिवेटिव केम इनटू एग्जिस्टेंस और उसको पढ़ने का क्या रीज़न है, क्या पर्सपेक्टिव है इंडियन पर्सपेक्टिव में, किस कमिटी ने बनाया था, ये सब चीज़ें हमने देखा था। ओके। और इंडिया में कब से वो आया, उसके अलावा हमने ये देखा था कि फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर वन वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या चीज होते हैं? ओके। सो एन ऑप्शन इज a contract that gives the right but not the obligation to buy or sell the underlying on or before the stated date at a stated price। ठीक है, इसमें क्या है ना, ऑप्शन जो है फ्यूचर्स की तरह ही और फॉरवर्ड्स की तरह ही एक कॉन्ट्रैक्ट है। पहले तो फ्यूचर और फॉरवर्ड रिवाइज करवा देता हूँ आपको। फॉरवर्ड होता है वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दो पार्टी एग्री करते हैं ऑन फ्यूचर डेट किसी अंडरलाइंग एसेट को खरीदने का और सेल करने का, ओके, एट प्री डिसाइडेड प्राइस। ओके। बट इन फ्यूचर्स क्या होता है, ये सेम चीज के बीच में एक थर्ड पार्टी आ जाती है जिसका नाम होता है एक्सचेंज। मतलब वो एक्सचेंज आ सकता है या कोई भी आ सकता है जो एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में फ्यूचर फॉरवर्ड्स को करवाए। तो लाइक मैच्योरिटी डेट मेंशन्ड हो, लॉट साइज मेंशन्ड हो, तो उसको फ्यूचर्स कहते हैं। तो ऑप्शंस पे फिर से हम आते हैं। ऑप्शंस भी उस तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट ही है। ठीक है, इसमें आपके पास राइट तो है कि आप बाई और सेल कर लेंगे पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट को, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप दो पार्टी मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा रहता है कि क्रूड ऑयल 30 बैरल्स 2-3 महीने के बाद इस प्राइस पे मैं आपसे खरीद लूंगा। और उसका एक ऑप्शन आपने खरीद लिया। ठीक है, उसका ऑप्शन खरीद लिया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको वो खरीदना ही पड़ेगा। यू हैव द राइट। ठीक है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन का, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट में आपने बोला कि 3 मंथ्स के बाद 30 बैरल क्रूड ऑयल पार्टी ए पार्टी बी से खरीद लेगी। और इसका आपने क्या खरीद लिया? ऑप्शन, कॉल ऑप्शन खरीद लिया आपने। तो इसमें आपके पास ए के पास राइट है कि वो बी से वो खरीद ले 30 डेज, 3 मंथ्स के बाद। ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब जबरदस्ती नहीं। उसको एक मन है तो खरीदे, नहीं मन है तो नहीं खरीदे, दैट्स ऑल। ठीक है। सिमिलरली बी अगर एक सेलिंग ऑप्शन में इन्वॉल्व होता है, पी पुट ऑप्शन में आता है, नॉट बी, सॉरी, पीई में आता है, पुट ऑप्शन में आता है, पुट यूरोपियन में आता है। बाय द वे, सीई एंड पीई का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड दिस गिव्स अ लॉट ऑफ इंकरेजमेंट गाइज। और भी वीडियो बनाने में बहुत मदद करता है मुझे। एक अंदर से एनर्जी आती है कि कोई तो मेरे वीडियो देख रहा है, किसी को तो बेनिफिट हो रहा है। अगर आप चैनल को जहां से भी देख रहे हैं, यू कैन राइट द नेम और द स्टेट फ्रॉम वेयर यू आर वाचिंग दिस चैनल। ओके। सो सी एंड पी का फुल फॉर्म आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन। तो ये दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और इस एग्जांपल में हम समझ रहे थे कि 3 मंथ्स के बाद 30 बैरल क्रूड ऑयल का एक कॉल सीई ए ने खरीद लिया बी से। ओके, तो ए हैज द राइट कि 3 मंथ्स के बाद 30 बैरल क्रूड ऑयल खरीद सकता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है। इसको मन है तो खरीदेगा। ही डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन कि खरीदना ही पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं है। सिमिलरली बी एक थर्ड पार्टी है। मान लो थर्ड पार्टी है एक्स, वो वाई से एक पुट ऑप्शन में इन्वॉल्व होता है जहां वो बोलता है कि मैं आपको से 2 मंथ्स के बाद में, एक कलर चेंज करके एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा समझ में ज्यादा सहूलियत होगी। ओके। ओके, मान लीजिए दो पार्टीज हैं, एक्स एंड वाई, राइट। एक्स एक पार्टी है और वाई एक पार्टी है। इन दोनों में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्स बोलता है कि मैं आपको सेल कर दूंगा, ठीक है, लेट्स से किस चीज का, कोई इक्विटी का डेरिवेटिव है। मान लीजिए इक्विटी कुछ शेयर्स के, रिलायंस के शेयर्स के पुट है कि मैं 1 मंथ के बाद, एक्सपायरी इसका 1 मंथ है, 1 मंथ के बाद मैं आपको सेल करूंगा, ठीक है, प्री डिसाइडेड प्राइस पे। तो एक्स के पास ये राइट है, वो चाहे तो वाई को सेल करे, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है कि सेल करे या ना करे। इसी को कहते हैं ऑप्शन। तो फ्यूचर
फॉरवर्ड की तुलना में ऑप्शन में यही डिफरेंस है कि द पर्सन हैज राइट टू सेल और बाई बट नॉट द ऑब्लिगेशन। इसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है सेल या बाई करने का। ओके ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। while the buyer of an option pays the premium and pays the and buys the right, the writer and seller, वही चीज जो मैं आपको समझाया हूँ, writer or the seller of the option receives the premium with obligation to sell by the underlying asset if the buyer exercises his right। देखिए सीधी सीधी बात यह है कि सेलिंग कि उसके पास मतलब एक सेंटेंस में बताऊं आपको तो उसके पास राइट है, और जो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहा है बायर और सेलर, ही हैज द राइट। बार बार ये बात मैं रिपीट करके ये बात बताना चाह रहा हूं, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्शन। उसके पास कोई कंपल्शन नहीं है कि जबरदस्ती वो बाई किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट में बाई ही कर ले या सेल किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट में सेल ही कर ले, है ना, वो मना कर सकता है, मैं नहीं करूंगा। ठीक है, सो यही होता है ऑप्शन, इसलिए तो नाम इसका ऑप्शंस है। अब आते हैं स्वैप पे। बाय द वे लेट मी टेल यू, सेलर को हम सेलिंग एन ऑप्शन को हम राइटिंग एन ऑप्शन भी कहते हैं, सेलर को राइटर भी कहते हैं। ये एक डेरिवेटिव मार्केट की टर्मिनोलॉजी है, माइंड में रखिए, काम आएगा, आगे हेल्प होगा। ओके, स्वैप क्या चीज होती है? अ स्वैप इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन द टू पार्टीज टू एक्सचेंज द कैश फ्लोज in the future according to the pre-arranged formula। Okay, swaps are broadly speaking a series of forwards or forward contracts. Swap help the market participant manage risk associated with the volatile interest rates, currency exchanges, exchange rate and the commodity prices। ओके okay, तो स्वैप जो होता है ना, स्वैप जैसा नाम बता रहा है कि अदला बदली, स्वैप। ठीक है, दो पार्टी में ये एग्रीमेंट होता है कैश के फ्लो का। ओके, की फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू द प्री अरेंज फॉर्मूला, पहले से इन लोगों ने जो डिसाइड किया है उसमें अदला बदली होती है, इसको स्वैप करते हैं। अब हम आते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे। ठीक है, अब इस तरह के आपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स देख लिए, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप्स, उसके बेसिस पे कुछ तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हम लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो क्या क्या है। पहला तो होते हैं हेजर्स, जिसके बारे में जानेंगे। दूसरा होता है स्पेक्यूलेटर्स और ट्रेडर्स, जो बहुत लोग आप लोग करते होंगे ट्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट आर आर्बिट्रेजर्स। ये तीन चीजें हैं, इनको जानेंगे कि कौन है तीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इनके जॉब रोल में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो देयर आर ब्रॉडली थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स इन डेरिवेटिव मार्केट। ओके, hedgers, traders, traders are also called speculators and arbitrageurs। Okay, an individual may play different role इन डिफरेंट मार्केट सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं है कि भाई एक हेजर है तो जिंदगी भर हेजर रहेगा। अ हेजर कैन बिकम स्पेक्यूलेटर आल्सो, और ट्रेडर एक ही चीज है, और ट्रेडर कैन बिकम आर्बिट्रेजर। मतलब जिसको जहां बेनिफिट होता है उस हिसाब से वो मार्केट में पार्टिसिपेट करके ये आपस में अपना रूप बदल सकते हैं। या कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है वो हम हेजर है तो कम्प्लीटली हेजिंग ही करेगा, वो स्पेक्यूलेटर है तो कम्प्लीटली स्पेक्यूलेटिंग ही करेगा। हेजर्स क्या होते हैं? दे फेस risk associated with the price of underlying assets and use derivatives to reduce their risk। Corporation, investing institutions and the banks all use the derivative products to hedge or to reduce exposure to market variables such as the interest rates, share prices, bonds, करेंसी, एक्सचेंजेस एंड कमोडिटी प्राइसेस। देखिए सिंपल सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊं ना, तो ये है कि आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीद लिया। ठीक है, मान लीजिए आपने 1 लाख शेयर्स, कोई भी कंपनी हो सकती है, HDFC बैंक के खरीद लिए। अब पता चले कि ये HDFC बैंक जो है उसके प्राइस फॉल कर रहे हैं, है ना, तो आपको तो कंसिडरेबल लॉस हो जाएगा। मान लीजिए किसी के पास 10 या 100 शेयर्स ही हैं, HDFC प्राइस में 20 रुपए का फॉल हुआ, तो इस बंदे को 2000 रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, दैट इज अ टॉलरेंट लिमिट में, दैट लिमिट इज अ टॉलरेंट वन। सो लेकिन इसमें अगर 20 रुपए का फॉल होगा तो इस बंदे को 20 लाख का नुकसान हो जाएगा भाई, 20L, क्योंकि उसके पास 1 लाख शेयर्स है। तो ये बंदा क्या करेगा, लेट अस से इसका नाम देते हैं, दिस बंदा इज ए एंड दिस बंदा इज बी। मान लेते हैं ये बी बंदा क्या करेगा, कुछ HDFC के कॉल ऑप्शंस खरीद, पुट ऑप्शंस खरीद लेगा, PE।
आपको मालूम है कि पुट ऑप्शन एक ऐसी चीज है कि अगर प्राइस स्टॉक के गिरेंगे तो पुट की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसको जितना लॉस हो रहा था ना, ये उस लॉस से बच जाएगा। ये 20 लाख की जगह आप देखोगे इसको नॉट मोर देन 30,000 और 40,000, इससे ज्यादा का लॉस नहीं होगा, और मे भी इसको प्रॉफिट ही होगा। आप चाहो तो एक एक्सरसाइज में दे रहा हूं, आप करके देख सकते हो और कमेंट में इसका रिजल्ट जरूर लिखिएगा। पास्ट डेट में फॉर एग्जांपल 15 डेज पहले कोई एक शेयर उठा लीजिए, एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया, आईसीआईसी बैंक की उठा लीजिए, और कोई भी उठा लीजिए फॉर दैट मैटर। उनके प्राइस जब गिरे होंगे, दो टाइम इंटरवल के बीच में देख लीजिए, वो 15 डेज पहले क्या प्राइस था, आज के डेट में क्या प्राइस था। अगर वो गिरा है, उसी डेट में ऑप्शन का क्या प्राइस था, आज के डेट में ऑप्शन का क्या प्राइस था। मान लीजिए एक पेपर ट्रेडिंग की तरह आप देखिए कि आपके पास 1 लाख शेयर्स होते, तो आप उस बंदे को शेयर्स के भाव गिरने से, प्राइस गिरने से कितना नुकसान होता, और पुट ऑप्शन के खरीदने से कितना प्रॉफिट होता। ये एक एक्सरसाइज करके आप देखिए, आप यू रियलाइज कि एक्चुअली में उसका प्रॉफिट ही होता। तो हेजर्स क्या करते हैं ना, वो इंश्योरेंस की तरह कॉल और पुट ऑप्शंस को यूज करते हैं अपने स्टॉक्स को खरीदे हुए, बचा स्टॉक्स के प्राइस को और लॉस को बचाने के लिए। उसको हेजिंग कहते हैं, हेजर्स इसीलिए वो कहलाते हैं हेजिंग। ओके। स्पेक्यूलेटर्स क्या करते हैं, ये प्राइमरली प्राइसेस को, ये अप्रिशिएट होना या डिप्रिशिएट होना, बढ़ना या घटना, ये स्पेक्यूलेट करते हैं, और उसके बाद उससे जो डिफरेंस मिलता है वो उससे पैसे कमाते हैं। वो स्पेक्यूलेटर्स हो गए और ट्रेडर्स हो गए। दे ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट इन द prices of the underlying assets, and based on the view take position in the derivative contracts. Derivatives are preferred over underlying assets for trading purpose as they offer leverage, इसमें leverage मिलता है, as they offer leverage, are less expensive, cost of transaction is generally lower than that of the underlying, and the faster to execution in the size or हाई वॉल्यूम से। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि स्पेक्यूलेटर्स के वो हेजिंग के लिए नहीं, अपने शेयर प्राइस के भाव को से लॉस उतार, शेयर प्राइस के भाव में, प्राइस में उतार चढ़ाव होने से लॉस या बचने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये लोग उसके लिए नहीं, बल्कि ये केवल प्रीमियम्स को से अपना बेनिफिट, प्रॉफिट और लॉस कमाने के लिए होते हैं। ये होते हैं ट्रेडर्स और होते हैं आर्बिट्राइजर्स। देखिए, कई बार एक एक्सरसाइज देता हूँ आर्बिट्राइजर्स को समझने से पहले, कि आप बीएसई में सेम स्टॉक का प्राइस देखिए, कोई भी स्टॉक चूज कर लीजिए। मैं नॉट नेसेसरीली ये जो मैं कह रहा हूँ, किसी एक स्टॉक प्राइस, मान लीजिए बीएसई पे आपने रिलायंस का चूज कर लिया, सेम स्टॉक का प्राइस आप एनएससी में देखिए। ओके, सेम स्टॉक का प्राइस आप एनएससी में देखिए। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं एक बार। ओके, ठीक है, देखिए ये रिलायंस है, रिलायंस का यहाँ रेड में एनएससी लिखा हुआ है, ऊपर में उसके नीचे में बीएससी लिखा हुआ है। दोनों को हम अपने वॉच लिस्ट में डालते हैं। देखिए इसमें प्राइस का क्या भाव चल रहा है। इसमें 1251.35 पैसे चल रहा है एनएससी पे। ओके, एनएससी पे, और बीएससी पे 1251.60 चल रहा है। मतलब अभी तो चेंज हो गया, मतलब देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस इन प्राइस ऑफ फ्यू पैसा, 60 पैसा, 50 पैसा, जितना भी चल रहा है, देर इज अ डिफरेंस। ये जो भाई डिफरेंस चल रहा है ना, इसी डिफरेंस से जो लोग फायदा उठाते हैं ना, वही आर्बिट्रेजर्स कहलाते हैं। ओके, इसी डिफरेंस से जो बेनिफिट बीएससी पे खरीद के, मान लीजिए कितना था आपको याद नहीं आ रहा अभी, 1640 कुछ भी नंबर था यार, नंबर्स मेरे को याद नहीं रहते हैं, कभी कभी याद रहते हैं, कभी भूल जाता हूँ। एनीवेज, मान लीजिए x 10 था, और इस पे प्राइस था y पॉइंट 60 था। तो ये 50 पैसे का जो डिफरेंस जो उठाते हैं ना, वही आर्बिट्रेजर्स होते हैं। आर्बिट्राज वर्ड से आया है ये, कि एक स्टॉक एक्सचेंज से खरीद के दूसरे पे सेल कर देना, ये आर्बिट्रेजर्स का काम होता है। ओके, ये दूसरे टाइप के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो गए।
अब आते हैं टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, कितने तरह के डेरिवेटिव मार्केट हो सकते हैं उसके बारे में जरा जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ द डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, दे आर ईदर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस, या तो वो ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकते हैं, जैसे इंडिया के केस में बीएसई एनएससी हो गई, और अग्रीड डायरेक्टली बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, काउंटर पार्टीज, ओवर द टेलीफोन। कोई फोन पे भी मान लीजिए आप हैं, मेरा कोई व्यूअर है, आप और मैं दोनों मिलके ही फोन में बातचीत कर लिए कि भाई आपके पास मान लीजिए 50 क्विंटल गेहूं पड़ा है और मैं वो खरीदना चाहता हूँ, हम आपस में एक इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, इस तरीके से हम कर सकते हैं ट्रेडिंग। क्यों नहीं कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी के बिना इन्वॉल्व किए? ऐसा एक्चुअली में होता है, ट्रेडिंग इस तरह से भी होता है, लेकिन बहुत लोग गवर्नमेंट से बचने के लिए, टैक्सेस से बचने के लिए ऐसा करते हैं। मान लीजिए इस तरह से कोई ट्रेडिंग कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ओवर द काउंटर डेरिवेटिव कर रहा था, बिना बिना थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के। Okay, a few complex products are constructed on simple building blocks like forward future options and the swaps to cater the specific requirement of customers. कोई लार्ज वॉल्यूम मतलब कि लार्ज अमाउंट में, अमाउंट ऑफ मनी में ट्रेड करना चाहता है, दो पर्सन हो ए और बी, इस तरीके से वो लोग एक ए और बी खुद का ही बनाया हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, तो वो कहलाएगा क्या, over the counter OTC derivative. The over the counter market is not a physical marketplace but a collection of the broker dealer scattered across the country. तो ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई डीलर बीच में पार्टिसिपेंट बन के आ सकता है, कि इन दोनों के, ऐसा तो हो सकता है ना कि ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो किया लेकिन ए मुकर गया, ना भाई, मैं आपके साथ डील में नहीं आऊंगा, तो बी चाहता है एक सेफ्टी के लिए कोई थर्ड पर्सन रहे, तो एक पर्सन आ गया सी, जो दोनों के बीच में ट्रेड डील करवा के देगा। तो उसमें क्या है, ब्रोकर डीलर भी हो सकते हैं। तो ये सारे टाइप की जो ट्रेडिंग का सिस्टम हो सकता है, इस तरह का जो ट्रेडिंग हो सकता है, ऐसे डेरिवेटिव मार्केट को हम ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ओके, नेक्स्ट। ओके, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। In the over-the-counter derivative market, transaction among the dealing counterparties have the following features compared to the exchange traded. दूसरा एक क्या हो सकता था, exchange traded। एक तो ओवर द काउंटर हो गई, दूसरी हो गई एक्सचेंज ट्रेडेड, मतलब एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है कंट्री की, जो आपने यहाँ पे देखा सी एक बिचौलिया आकर के डील करवा दिया था। ठीक है, पहले के कुछ सिस्टम ऐसे भी हुए जिसमें ए भी खुद करने लगे, मान लीजिए बी मुकर गया या ए मुकर गया, बी ने ए को धोखा दे दिया, दोनों को एक को धोखा दे दिया, तो उसमें कुछ ब्रोकर आकर के डील करवा दिए, लेकिन इसके जगह पे एक बंदा और आ गया, उसको एक्सचेंज कहते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज सिस्टम आ गया, गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह सब आने लग गए, तो वो अब कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। अब वो एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होने लग गई। ओके, सो हम ओवर द काउंटर के कुछ ओटीसी के फीचर्स पढ़ने वाले हैं नीचे में। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स आर टेलर मेड मीन्स, स्पेशली जैसे टेलर आपकी शर्ट को आपके साइज के हिसाब से, आपके बॉडी के साइज के हिसाब से सिल के देता है, पैंट वैसी सिल के देता है, तो द कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना टेलर मेड होते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे, जैसा ए और बी चाहे वैसा बन जाता है। द मैनेजमेंट ऑफ द काउंटर पार्टी रिस्क इज सेंट्रलाइज्ड एंड लोकेटेड विद इन द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस। ओके, द काउंटर पार्टी रिस्क जो होती है वो आपस में ही इन्वॉल्व होती है। देयर आर नो फॉर्मल सेंट्रलाइज्ड लिमिट ऑन द इंडिविजुअल पोजीशन, लेवरेज और मार्जिनिंग। देयर आर नो फॉर्मल रूल्स और मैकेनिज्म फॉर रिस्क मैनेजमेंट टू एंश्योर market stability and integrity and for safeguarding the collective interest of the market participants. Okay, transactions are private with little or no disclosure of entire market. मैंने कहा ना आपको कि बहुत ही प्राइवेट सिक्योर तरीके से, मतलब आपस में दो लोग इन्वॉल्व होके छुप के कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। ओके, जो इंटायर मार्केट को पता भी नहीं लग सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम अब जानने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड वाले में क्या डिफरेंस होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, द एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। ठीक है, जैसे आप पैंटालून्स में गए तो उसमें आपको टेलर मेड शर्ट नहीं मिलेगा, 3 साइज बताई हुई है, जो साइज आपको फिट होता है स्मॉल मीडियम और लार्ज में से लीजिए और पहन लीजिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड, एक स्टैंडर्ड है उसके,
and they are traded on organized exchanges with the price determined by the transaction of the buyers and the sellers through anonymous auction platform. Anonymous auction platform कुछ और नहीं बल्कि स्टॉक एक्सचेंज होता है, स्टॉक एक्सचेंज जहां पे इसकी ट्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है। अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटीज द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बेसिकली कोई और नहीं होता, ब्रोकर होते हैं जो बीच में आके दोनों का डील करवाते हैं। ऑल राइट, सो अब हम आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द डेरिवेटिव। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? अगर इतना कुछ है, मैकेनिज्म बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में, डेरिवेटिव्स पे मार्केट बना हुआ है, ट्रेडिंग होती है, तो कुछ तो उसका सिग्निफिकेंस होगा ना। लाइक अदर सेगमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, द डेरिवेटिव मार्केट सर्व्स द फॉलोइंग स्पेसिफिक फंक्शंस। नंबर वन, इट हेल्प्स इंप्रूविंग द प्राइस डिस्कवरी, जो कि मैंने आपको पहले पार्ट वन ऑफ द वीडियो में बताया था आपको, क्या कि ये प्राइस डिस्कवरी में मदद करता है। बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आप खुद खोज सोचिए ना कि क्रूड ऑयल का कितना प्रोडक्शन होगा, ना बायर को मालूम है ना सेलर को मालूम है। जब दोनों को पता ही नहीं है कि कितना प्रोडक्शन होगा, तो उसकी प्राइस कितनी होगी कैसे पता लगेगा? बाय द वे, प्राइस की डिस्कवरी कैसे होती है, प्राइस कैसे आता है, मैंने मार्केट बेसिक्स नाम का सेम चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आपको मिल जाएगा प्राइस डिस्कवरी का ग्राफ मिल जाएगा आपको कि किस हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। जो इस तरह का डिमांड सप्लाई कर्व का फुल एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में मैंने दे रखा है, आप वहां जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, बैक बैक टू दिस वीडियो। सो ये प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है। तो हमने आपको बताया कि क्रूड ऑयल का कितना रिक्वायरमेंट है बायर को और कितना सेलर प्रोड्यूस करे, ये बात जब पता ही नहीं है तो प्राइस कैसे पता लगेगा? तो प्राइस पता लगने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि बायर्स का रिक्वायरमेंट कितना है ये पता लग जाए और सेलर कितना प्रोड्यूस कर सकता है ये पता लग जाए। इसमें एन नंबर ऑफ सेलर्स हो सकते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे सेलर्स हो सकते हैं। एन नंबर ऑफ सेलर्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ बायर्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे बायर हो सकते हैं। तो अगर ये सब में ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए लाइक फ्यूचर्स, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को देख के बता सकते हैं भाई कि ऑलरेडी कितनी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो चुका है, स्टॉक में कितना हमारे पास क्रूड ऑयल और कितना क्रूड ऑयल चाहिए। तो ये स्टॉक का हमें पता लग सकता है, ठीक है। सॉरी। ओके, तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से प्राइस डिस्कवरी होती है। दूसरा, इट एनेबल्स द ट्रांसफर ऑफ द वेरियस रिस्क फ्रॉम दोज हु आर एक्सपोज्ड टू रिस्क बट हैव लो रिस्क एपेटाइट। मान लीजिए ए ने बी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड में आ गया, फ्यूचर्स खरीद लिए, ठीक है, ए और बी में। बट ए को लगा कि यार मैं इतना रिस्क नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, झट से थर्ड पर्सन लेट से सी को सेल करके चला जाएगा, तो इससे ये कॉन्ट्रैक्ट टूट के अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रह जाएगा, ठीक है। तो जो लेस रिस्क वाला ए था वो हाई रिस्क वाले को अपना पैसा दे करके, सॉरी, अपना कॉन्ट्रैक्ट सेल करके मार्केट से निकल सकता है अगर उसको मजा नहीं है तो। एक्सचेंज पे मतलब इसका ट्रेड होने का, ट्रांसफरेबल नेचर होने का ये बेनिफिट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया क्या है, ए हेजर्स वांट टू गिव अवे द रिस्क वेयर एज द ट्रेडर्स आर विलिंग टू टेक रिस्क। मतलब ट्रेडर वो लोग होते हैं जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन हेजर्स जो होते हैं वो रिस्क नहीं ले पाएंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है, किसी और पार्टी को सेल करके चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, इट enables the shift of speculative trades from unorganized market to the organized market। जो मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं था, क्या प्राइस होगी, अंडरग्राउंड इकोनॉमी लोग कहते हैं ना, अंडरग्राउंड इकोनॉमी, तो उससे प्राइस का पता नहीं लगता था। लेकिन आप एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम लाएंगे ना, उससे एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का पता चलेगा, एक ऑर्गेनाइज्ड प्राइस डिस्कवरी आपको पता चलेगा। ओके, रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म एंड द सर्वेलेंस एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन द ऑर्गेनाइज्ड स्पेस प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, वेरियस रिस्क फेस्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में किस तरह के रिस्क पार्टिसिपेंट्स फेस करते हैं? पार्टिसिपेंट्स हमने जान लिया, तीन तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसके पहले वाले पेज में। एक होते हैं हेजर्स, एक होते हैं स्पेक्यूलेटर्स और ट्रेडर्स, और एक होते हैं हेजर्स हो गए, स्पेक्यूलेटर, ट्रेडर हो गए, और एक थर्ड कौन थे, भूल गया मैं, आर्बिट्रेजर्स, ठीक है।
आर्बिट्राइजर्स। ये तीन लोग किस तरह के रिस्क फेस करते हैं इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड द डेरिवेटिव्स बीइंग लेवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट हैव द रिस्क्स लाइक काउंटर पार्टी रिस्क, प्राइस रिस्क, ये दूसरा टाइप का रिस्क हो गया। पहला रिस्क क्या था? काउंटर पार्टी रिस्क मीन्स डिफॉल्ट बाय द काउंटर पार्टी। ए और बी एप्लीकेशन में तो आए, काउंटर कॉन्ट्रैक्ट में तो आए, लेकिन ए या बी मुकर गया। ए नहीं चाहता कि हम कॉन्ट्रैक्ट को ओबे करें, बी नहीं चाहता हम कॉन्ट्रैक्ट को ओबे करें। प्राइस रिस्क इज देयर। क्यों? क्योंकि पोजीशन बना हुआ है, उसमें प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया। मान लीजिए ए ने ये सोच के रखा था कि हमारा जो प्राइस फॉल करेगा बहुत, तो 10% फॉल होगा, तो 100 रुपए का सामान हमको लॉस हो गया बहुत, तो 90 रुपया ही होगा, लेकिन वो घट के 60 रुपया हो गया। तो देर इज अ प्राइस रिस्क। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, लिक्विडिटी रिस्क ही है। ये चाहता है कि अपना प्रोडक्ट को सेल करे। ए वांट्स हिज प्रोडक्ट, सॉरी हिज कॉन्ट्रैक्ट का जो ट्रांसफरेबल नेचर है वो सेल हो जाए। ए वांट्स टू सेल बट देयर आर नो बायर्स, तो लिक्विडिटी रिस्क कैन बी देयर, उसको हम लिक्विडिटी रिस्क कहते हैं। लीगल और रेगुलेटरी रिस्क, कॉन्ट्रैक्ट की एनफोर्सिबिलिटी कैसे होगी? मतलब कि ए और बी में लड़ाई होगी किसी कॉन्ट्रैक्ट के किसी क्लॉज को लेके, बहुत सारे क्लॉज लिखे हुए हैं, तो इसको सॉल्व कौन करेगा भाई? तो ये जो लीगल रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व है। ओके, ऑपरेशनल रिस्क भी है, फ्रॉड हो जाने का, इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन का, कि कौन पर अगर मान लीजिए अनोनिमस ट्रेडिंग हो रही है, उस पर कौन पर्सन इन्वॉल्व था वो पता नहीं लगा, अगर उसका सूटेबल डॉक्यूमेंटेशन कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज नहीं रखता। मान लीजिए किसी कंट्री का ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं रखता, और थर्ड पार्ट जो पार्टी इन्वॉल्व थी उसके बारे में पता नहीं लगा कौन था, ऐसा हो सकता है ना। And may not be an appropriate avenue for the someone of the limited resources or having the limited trading experience। ठीक है, तो इसमें ये सब रिस्क इन्वॉल्व है कि जो लिमिटेड ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जिसका है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उसके लिए ये मार्केट वाइड नहीं है। सो इन कंक्लूजन हमने कुछ यहाँ पे लिख के रखा है, इसको पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ ऑलरेडी, है ना, कि क्या चीज़ें हैं। एक ट्रेडर के पास इन क्वालिटीज का होना बहुत जरूरी है। लार्ज रिसोर्स, बहुत ज्यादा आपके पास रिसोर्स होना चाहिए, सिंपल भाषा में मनी और इंफॉर्मेशन। सफिशिएंट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपने एक लंबे समय से ट्रेडिंग कर रखा हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ही मस्ट बी हाई रिस्क टॉलरेंट, और रिस्क टेकर्स होते हैं, आपने देखा था ना अभी वीडियो में बताया हूं मैं, हेजर्स वो लोग होते हैं जो रिस्क ज्यादा ले नहीं पाते। ट्रेडर्स आर द पीपल हु टेक रिस्क। क्या रिस्क फेस्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स इन द डेरिवेटिव मार्केट्स, क्या क्या रिस्क हमने कंक्लूड करने के लिए मैं बोल देता हूँ। वन इज काउंटर पार्टी रिस्क, प्राइस रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, लीगल और रेगुलेटरी रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। ये सारा हमने अभी वीडियो में आपको डिस्कस किया है। सो दैट्स ऑल एंड फॉर द वीडियो गाइस, दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 1 वीडियो। आई विल कम टू चैप्टर 2 एज वेल। So, and I would request you कि आप यहाँ तक आ ही गए तो please like, share and subscribe to my channel, and please help me encouraging to in encouragement to grow this channel in whatever way possible. Thank you so much.